Good morning, all of you. We have already covered 2.5 units, but 2 topics of these units have been left out. तो उनमें से एक टॉपिक आपका लोकस डायग्राम्स है, ये आज कवर करेंगे, और अगले क्लास में दूसरा टॉपिक है रेजोनेंस, उसको भी कवर करेंगे अगले 2 क्लासेस में. सो आई थिंक इट विल टेक 2 or 3 classes to finish these 2 topics. Okay, so that will complete 2.5 units, and then we will move to our next part of our subject. फिलहाल के लिए locus diagrams. Locus diagrams are you can say combination of phasor diagrams. मतलब आपने अभी तक एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना सीखा है, देखा है, आपने ड्रॉ किया होगा. अगर हम नंबर ऑफ फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करके उनको जोड़ेंगे तो यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेजर डायग्राम्स एंड देन यू गेट अ लोकस. एक्चुअली लोकस का मीनिंग है पाथ टेकन और फॉलोड, पाथ फॉलोड by any parameter. ठीक है, तो locus diagrams are nothing but they are the path diagrams, you can say, followed by any parameter in a given circuit. और यहां पर हम क्या कर रहे हैं इस लोकस डायग्राम से, या क्या फायदा है या क्या इंपॉर्टेंस है इस लोकस डायग्राम्स का. एक्चुअली वी माइट बी इंटरेस्टेड to know the behavior pattern of any parameter in a circuit. नॉर्मली जब देखिए आप लोग ECM में इलेक्ट्रिकल सर्किट जब पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस ही कर रहे हैं. You have been solving problems, you have been analyzing the circuit. If it is a single phase R circuit, RL circuit, RC circuit or RLC circuit, और उसका फेजर डायग्राम कैसा है, उसके फेज एंगल कैसे हैं, उसके एंगल्स कैसे हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल कैसा है. ठीक है, ये सब एनालिसिस का पार्ट है. आप लोग कंटिन्यूसली एनालाइज कर रहे थे सर्किट्स को इतने यूनिट्स में. अब हम एक स्टेप बढ़ के हम क्या कर रहे हैं, we might be interested, normally we will be interested basically. इस locus diagrams का मकसद क्या है कि we might be interested to know the behavior pattern of any parameter in a circuit. Behavior का मतलब क्या है, suppose say let us consider a current in a circuit. तो how is current behaving? अब current behavior पता करने के लिए आपको अगर करंट का एक सिंगल वैल्यू है तो you will not be able to understand the behavior of the current. Unless until current changes, you may not be able to understand the behavioral pattern. इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही अगर एक आदमी का ही बिहेवियर हम चेक करना चाहें तो आदमी को अलग अलग कंडीशंस में रख के हम आदमी का बिहेवियर को चेक करते हैं, isn't it or not? So to check the behavioral pattern of any system or any parameter, you need to put it under different conditions, or you need to change the conditions where the system is present, है ना. तो आदमी को गर्मी में रखो, ठंडी में रखो और नॉर्मल टेम्परेचर में रखो तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसके बॉडी का बिहेवियर. तो इसी तरह, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सपोज से करंट बिहेवियर, करंट मतलब ये वाला करंट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट. टू अंडरस्टैंड द करंट बिहेवियर वी नीड टू वेरी एनी वन सर्किट पैरामीटर. ठीक है, मैंने ना पूरा
जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं उसको मैंने वर्ड्स में रख दिया यहां पर डिटेल्डली, क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोकस डायग्राम। लोकस डायग्राम किसके लिए हम यूज करते हैं? टू अंडरस्टैंड द करंट बिहेवियर, इलेक्ट्रिक करंट बिहेवियर, कि करंट कैसे बिहेव कर रहा है, वी नीड टू वेरी एनी वन सर्किट पैरामीटर। तो सर्किट में हम किसी एक पैरामीटर को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें R और L है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें करंट I है और वोल्टेज V है, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो इस I को स्टडी करने के लिए कि I कैसे बिहेव कर रहा है, यू नीड टू वेरी आइदर रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस। कोई एक वेरी करेंगे तो ऑब्वियसली आपका I वेरी हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। वेरी एनी वन सर्किट पैरामीटर, सर्किट पैरामीटर्स में यहां पर R भी है, L भी है, तो आप XL भी है, तो आप कुछ भी वेरी करिए। तो बाय वेरिंग वन पैरामीटर यू कैन सी द बिहेवियर ऑफ I। समझ में आ रहा है? बिकॉज द करंट I डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड XL, and that behavioral pattern of I by changing either R or XL is called as the locus diagram। आप अगर मान लो करंट का बिहेवियर चेक कर रहे हो तो हम उसे करंट लोकस डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अगर कुछ और पैरामीटर का हम चेक कर रहे तो उस पैरामीटर के नाम से लोकस डायग्राम का बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कहूं कि मैं करंट का बिहेवियर स्टडी करना चाहता हूं कि करंट कैसे बिहेव कर रहा है, करंट, हाउ इज इट करंट वेरिंग बाय वेरिंग R। मतलब नॉर्मली मैं क्या करता हूं, R को वेरी करूंगा, XL को कांस्टेंट रखूंगा। मैंने यहां पर दोनों के ऊपर एरो इसलिए दिखाया कि मेरे पास दो वेरिएबल टर्म है, बट मैं वेरी एक ही करूंगा, बिकॉज आई नीड टू नो द बिहेवियर ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस and then with respect to inductance separately to understand the analysis of circuit. So to understand the current behavior we need to vary any one circuit parameter। आप R को वेरी करके करंट को चेक कर सकते हैं, और सिमिलरली XL को वेरी करके आप करंट को वेरी कर सकते हैं और करंट को स्टडी कर सकते हैं। So if you understand the behavior of current and try to plot the current behavior by changing any one parameter there, then that plot is called as a locus diagram, because locus means path taken by any parameter। अब मैं क्या कर रहा हूं, R को वेरी करूंगा, करंट मेजर करूंगा, R को वेरी करूंगा, करंट देखूंगा, R को वेरी करूंगा, करंट देखूंगा, और every variation in R will vary current। So every variation in current will give me the path taken by that current, and that path taken by the current is nothing but the locus diagram। ये उसका मीनिंग है। अब इसको अगर मैं ठीक से समझाऊं बाई और मैथमेटिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वेरी सिंपल है, इसके लिए आपको फर्स्ट यूनिट का प्रिंसिपल्स या बेसिक्स याद होना है, बस, और कुछ नहीं है। वी आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग न्यू सेपरेटली। द लॉजिक्स एंड लॉस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स आर द सेम ओल्ड फर्स्ट यूनिट लॉस, LAW लॉस, लॉ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V/Z है, ये तो जानते हैं आप, एंड Z इज इक्वल टू, इन दिस केस, इस सर्किट के लिए मैं कह रहा हूं R+jXL, ये भी आप लोग जानते हैं। तो लेट मी एज्यूम फर्स्ट केस, केस 1, R वेरिएबल, मतलब मेरे पास दोनों वेरिएबल है लेकिन मैं R को वेरी कर रहा हूं, XL इज फिक्स्ड। तब क्या होगा सिचुएशन, तब क्या होगा लोकस डायग्राम, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो R जब वेरी करना है, R वेरिएबल का मतलब R का जो वेरिएबल लिमिट्स है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता हूं मैं R को, R अगर वेरी कर सकता हूं तो R कैन वेरी फ्रॉम 0 to infinity, है कि नहीं।
R को मैं 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर सकता हूं. इफ इट इज a variable R I have, तो I can make it 0, I can make it infinite, isn't it? So if R is equal to 0, मतलब let us start from R is equal to 0. अगर R is equal to 0 है तो Z is equal to XL है और JXL है, और इसका मैग्नीट्यूड भी अगर देखोगे तो XL ही होगा, जानते हैं आप लोग, क्योंकि R 0 है तो सिर्फ JXL बचेगा और इसका मैग्नीट्यूड XL रहेगा इफ R is equal to 0. ठीक है ना? और इसका अगर मैं इंपिडेंस डायग्राम ड्रॉ करूं तो आप देखिए नॉर्मली इस सर्किट में R, इंपिडेंस डायग्राम में R ऐसे होता है और XL ऐसे होता है. याद है आप लोगों को? किसी भी RL सर्किट में अगर इंपिडेंस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये ऐसे होता था, और अगर मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर दूं तो कोई गलत भी नहीं है, और इसको रब कर रहा हूं ऐसे करके, तो ये मेरा Z होता था. ठीक है? ओके, देन इफ अब देखिए ये तो तब है जब R भी है और XL भी है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे केस में, मैं जिस केस के बारे में बता रहा हूं, R 0 है और Z जो है, मतलब XL है लेकिन R 0 है. और इसके वजह से जो आपका क्या कहते हैं, बेसिक मतलब लोकस डायग्राम से पहले फेजर डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, ये V है, और RL सर्किट का फेजर कैसे होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेजर डायग्राम है वो कैसे होता है, वोल्टेज अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो करंट विल बी लैगिंग बाय सम एंगल. याद है ये? करंट विल बी लैगिंग बाय सम एंगल phi बिकॉज इट्स अ RL सर्किट. तो ये मेरा फेजर डायग्राम हो गया, मतलब VI फेजर जो हम रेगुलरली प्लॉट करना चाहते हैं. तो इफ R is equal to 0, Z is equal to XL, और if R is equal to infinity, Z is equal to infinity plus JXL, जिसका मैग्नीट्यूड आपका इंफिनिटी ही आएगा. ये याद है सब लोगों को? मतलब ये समझ में आगे सब लोगों को? क्यों? क्योंकि इंफिनिटी प्लस JXL, अगर आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी चेक करेंगे तो इंफिनिटी आएगा, है ना? तो ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स है, मतलब R 0 है तो क्या हो रहा है और R इंफिनिटी है तो क्या हो रहा है. जब R 0 है तो Z इज मिनिमम. ये समझते हैं सब लोग? जब R 0 है तो Z इज मिनिमम, और इफ R इज इंफिनिटी देन Z इज मैक्सिमम. ये भी समझते हैं सब लोग? क्यों? क्योंकि Z का वैल्यू देखिए इंफिनिटी है, तो R को 0 से इंफिनिटी जब भी आपने वेरी किया, Z कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, XL से इंफिनिटी तक. तो इंफिनिटी इज द हाईएस्ट वन, तो Z इज मैक्सिमम इन दिस केस एंड Z इज मिनिमम इन दिस केस. समझ रहे हो? बिकॉज Z इज इक्वल टू R प्लस JXL. ये फिक्स्ड है, JXL वाला फिक्स्ड है. R को आपने मिनिमम मतलब 0 रखा तो Z मिनिमम होगा, R को मैक्सिमम मतलब इंफिनिटी रखा तो Z मैक्सिमम होगा. तो यही तो मैं दिखा रहा हूं यहां पर, Z इज मिनिमम, Z इज मैक्सिमम. तो इफ Z इज मिनिमम, I will be maximum, and if Z is maximum, I
विल बी मिनिमम। ये भी समझ गए सब लोग? इफ आई सॉरी z इज मैक्सिमम देन i विल बी मिनिमम। क्यों? i इज इक्वल टू v बाई z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो i विल बी मैक्सिमम व्हेन z इज मिनिमम एंड i विल बी मिनिमम व्हेन z इज मैक्सिमम। और सिंपली अगर z इंफिनिटी है तो i नॉर्मली 0 होगा, है कि नहीं? तो i 0 होगा। तो इसका मतलब i 0 का मतलब i यहां पर जो ओरिजिन है वहां पर ऐसे ही रहेगा i की तरह, मतलब डॉट की तरह, उसका मैग्नीट्यूड नहीं है कुछ भी। अब देखिए मैं इस i को एट डिफरेंट पॉइंट्स दिखाता हूं। दिस इज द पॉइंट व्हेन r इज इक्वल टू इंफिनिटी वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि r इज इक्वल टू इंफिनिटी के वक्त z इज मैक्सिमम और z मैक्सिमम होगा तो i मिनिमम। मिनिमम मतलब z को इंफिनिटी अगर लेते हैं तो i क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। समथिंग बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो i कैन बी एक्सपेक्टेड और एज्यूम टू बी 0 इन दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन में i 0 होगा और इस कंडीशन में i मैक्सिमम होगा। तो अगर ये 0 है तो i 0 को मैंने एक डॉट की तरह दिखा दिया, i का कोई फेजर मैग्नीट्यूड नहीं है। अब r को इंफिनिटी से हम यहां से वापस आएंगे मान लो, या फिर एक काम करते हैं r इक्वल टू 0 के पोजीशन पे देखते हैं। r इज इक्वल टू 0 के पोजीशन पे z क्या है? सिर्फ एक्सेल है। अगर z सिर्फ एक्सेल है तो एक्सेल का एंगल 90 है, -90 सॉरी। अगर -90 है तो सॉरी ये +90 होता है, तो i का वैल्यू जो है -90 आएगा। मतलब i का वैल्यू -90 आएगा। इसका क्या मतलब है? v से कंपेयर करोगे तो r इज इक्वल टू 0 पर आपका i ऐसे रहेगा। i विल बी मैक्सिमम विथ फेज एंगल 90 डिग्रीज लैग, और यहां पर i विल बी मिनिमम विथ फेज एंगल 0 डिग्रीज यहां पर। क्यों? इस केस में इफ r इज इक्वल टू 0 देन z इज एक्सेल। तो r को अगर मैंने 0 कर दिया तो z सिर्फ j एक्सेल हुआ, और j एक्सेल हमेशा 90 डिग्रीज लैगिंग होता है, इसलिए मैंने फेज एंगल 90 डिग्रीज लैग दिखाया। और v से मैंने i को फेज एंगल 90 डिग्रीज लैग दिखा दिया यहां पर। और ये कब की बात है? जब r इज इक्वल टू 0 है तब। और इसका एक्सट्रीम, अदर एक्सट्रीम क्या है? r इज इक्वल टू इंफिनिटी। जब r इज इक्वल टू इंफिनिटी है तो r अगर इंफिनिटी है तो j एक्सेल को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी के सामने जो भी होगा वो बहुत छोटा होगा। तो r इंफिनिटी अगर है तो j एक्सेल को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो z विल बी इक्वल टू r। तो इस समय इस केस में z इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब r इज इक्वल टू इंफिनिटी, r इज इक्वल टू इंफिनिटी, z इज इक्वल टू r, z इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो जब इंपिडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस रह गया, जब इंपिडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस रह गया तो वोल्टेज और करंट कैसे बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ? पैरेलल या सेम फेज, मतलब फेज एंगल उन दोनों का 0 रहेगा। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मिनिमम हो गया। और मिनिमम कितना होता है? अगर z को इंफिनिटी कर दिया तो i विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए मैंने इसका वैल्यू ना नीचे ना इधर ना इधर ना इधर, कोई फेजर मैंने ड्रॉ नहीं किया। आप बताओ, एक डॉट भी एक फेजर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 और जिसका एंगल 0, समझ रहे हो आप? तो यही चीज मैं यहां पर दिखा रहा हूं। तो करंट का यहां पर एक वैल्यू जो है 0 एंगल 0 डिग्रीज है इस केस में। क्यों? क्योंकि R का वैल्यू इंफिनिटी है। आप सोचो, रेजिस्टेंस का जितना ज्यादा इफेक्ट है उतना ज्यादा फेज एंगल 0 के पास रहेगा। इंडक्टेंस का जितना ज्यादा इफेक्ट है उतना ज्यादा फेज एंगल 90 डिग्रीज के पास रहेगा लैगिंग। अगर प्योर इंडक्टेंस है
तो 90 डिग्रीज पक्का लैगिंग हो जाएगा। अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो 0 डिग्रीज रहेगा। और मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि आई मिनिमम है या मैक्सिमम है। आप समझ रहे हो, ये सिंपल है बड़ा सा। सो दिस इज R इज इक्वल टू इंफिनिटी वाला केस, जहां पर मेरा R इज इक्वल टू इंफिनिटी वाला केस जहां पर मेरा करंट मिनिमम है, और मिनिमम का मतलब 0 है और फेज एंगल 0 डिग्री है, तो मैं उसी लाइन पर एक डॉट लगा के छोड़ दूंगा। और ये R इज इक्वल टू 0 का केस है जब मेरा रेजिस्टेंस 0 है लेकिन इंपेडेंस इंडक्टेंस हो गया, और जब इंपेडेंस इंडक्टेंस हो गया तो 90 डिग्रीज लैगिंग में होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड I का मैक्सिमम है यहां पर क्योंकि Z इज मिनिमम, तो इसलिए मैंने I का वैल्यू भी ले लिया। तो ये मेरा फर्स्ट वैल्यू, ये मेरा फर्स्ट वैल्यू है, ये मेरा लास्ट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मैं 0 से इंफिनिटी R को वेरी कर रहा हूं, तो R जब 0 है तो मेरा मैग्नीट्यूड करंट का मैक्सिमम, करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, और जब R इंफिनिटी है तो मेरा करंट का वैल्यू, एक्सक्यूज मी, करंट का वैल्यू 0 है। अब इस बीच में क्या हो रहा है, ये तो मैंने दो एक्सट्रीम्स दिखा दिया आपको। सो व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो मैं इधर से पीछे आता हूं, R इज इक्वल टू इंफिनिटी से पहले कुछ वैल्यू होगा ना, R इज इक्वल टू इंफिनिटी से पहले कुछ वैल्यू होगा, या आप एक काम करो, R को 0 से इधर जाओ, अगर नहीं तो इधर से इधर जाओ। R 0 के बदले में मान लो R 1 है, ठीक है। अब इफ R इज इक्वल टू 1 तो देन R विल नॉट बी 0 बट इट विल बी 1 प्लस JXL, और 1 प्लस JXL का मतलब R is not 0 and Z is not minimum. Z will not be minimum because अगर R 0 होता तो Z minimum होता, लेकिन R जब 0 नहीं है, मान लो R1 है, if R is equal to 0, R is equal to R1, R is equal to R2 and so on up to R is equal to infinity। आप ये समझ रहे हो? तो R is equal to 0 पे हमने देख लिया कि हमारा I will be maximum and 90 डिग्रीज फेज एंगल पे है, फेजर डायग्राम। अब R1, जब मैंने R इज इक्वल टू R1 कहा तो 0 से ज्यादा है, तो यहां पर R1 इज लेस देन R2 लेस देन R3 एंड सो ऑन लेस देन इंफिनिटी। समझ रहे हो, ये कंडीशन है। तो R1 मतलब 0 से थोड़ा बढ़ा के मैंने R1 किया रेजिस्टेंस को, तो क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा। करंट विल नॉट बी मैक्सिमम नाउ, थोड़ा कम होगा। तो जब कम होगा तो ध्यान से देखिए, इस केस के, फर्स्ट केस के लिए नहीं, सेकेंड केस के लिए R1 जब हो गया तो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड भी कम हुआ और फेज एंगल भी 90 डिग्रीज नहीं रहा, अब 90 के बदले में थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्योर इंडक्टेंस नहीं है, अब R के प्लेस में 0 नहीं है, R1 आ गया, तो Z इज इक्वल टू R1। समझ रहे हो? मैं चाहो तो यहां पर लिख सकता हूं, इफ R इज इक्वल टू 0, Z इज इक्वल टू JXL, सो I is maximum and phase angle is 90 degrees lag, ठीक है। If R is equal to R1 मतलब बढ़ाया है आपने, R को बढ़ा दिया, तो Z will be equal to R1 plus JXL। अब I is less than previous, क्योंकि I कम हो गया, ये पहले मैक्सिमम था, अब क्योंकि R1 ऐड हो गया इंपेडेंस को, तो इंपेडेंस क्या हुआ, बढ़ा थोड़ा। जब इंपेडेंस बढ़ा, फर्स्ट केस में इंपेडेंस मिनिमम था, यहां पर इस केस में इंपेडेंस मिनिमम था, वो भी लिख दूंगा मैं चाहिए तो, Z मिनिमम एंड I इज मैक्सिमम इन दिस केस। अब क्या हुआ, R को जब आपने R1 बनाया है, थोड़ा बढ़ाया R को, तो I इज लेस देन प्रीवियस, Z इंक्रीजेस, Z थोड़ा बढ़ा तो I कम हो गया, तो I जब कम हो गया तो अब फेज मैग्नीट्यूड कम हुआ और फेज एंगल, और यू कैन से फाई
लेस देन 90 होगा, क्योंकि अब वो प्योर इंडक्टेंस नहीं रहा, अब तो रेजिस्टेंस भी आ गया। ठीक है, तो इस वजह से जो नया फेजर आएगा सेकेंड कंडीशन के लिए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड के लिए मैग्नीट्यूड भी कम हुआ और थोड़ा एंगल भी कम हुआ। आप शायद देख पा रहे हो इसको, अगर जूम कर सकते हो कर लीजिए जरा इस पोर्शन को। तो थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर अब नेक्स्ट केस, इफ R इज इक्वल टू R2, R2 क्या है, और थोड़ा बढ़ाया आपने, रेजिस्टेंस को और थोड़ा बढ़ाया, तो Z इज इक्वल टू R2 प्लस JXL। अब की बार अब I इज मोर लेस देन प्रीवियस, I इज मोर लेस, Z इंक्रीजेस। ठीक है, तो phi इज लेस देन, सॉरी इसको phi1 कर दो, तो phi2 इज लेस देन phi1, मतलब phi2 इज नथिंग बट इसके R2 जब हो गया तब phi2 की बात हो रही है। तो इसका मतलब अब मैग्नीट्यूड और कम हुआ और फेज एंगल और कम हुआ। इस तरह आप जैसे जैसे R को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, फेज एंगल कम होता जा रहा है, मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, फेज एंगल कम होता जा रहा है, मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, फेज एंगल कम होता जा रहा है। ऐसे आप देखोगे, ये देखिए, इसको जरा जूम कर दीजिएगा प्लीज। कर दिया, मतलब इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है ना क्लियरली? हाँ ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग वाले में दिख रहा है ना? तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ I एंड फेज एंगल ऑफ I विथ रेस्पेक्ट टू V इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग, फेज एंगल भी कम, मैग्नीट्यूड भी कम। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब R इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, R इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, करंट विल बी मिनिमम, मतलब जीरो हो जाएगा। तो वो पॉइंट मैंने यहां पर ऑलरेडी आपको दिखा दिया। ये सब जो है अलग अलग फेजर्स हैं, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। We are trying to understand the behavior of current when resistance is changing continuously। यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, हम करंट बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं जब एक पैरामीटर को चेंज करेंगे। तो यहां पर कौन सा पैरामीटर चेंज कर रहा हूं मैं? R को चेंज कर रहा हूं। Are you following? So when I am changing R, my current behavior is something like this। और ये देखिए, एक फेजर ये है, एक फेजर ये है, तो इन सारे फेजर्स को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा एक पाथ बनेगा करंट का पाथ बनेगा। देखिए, यू कैन सी दैट ए सेमी सर्कल इज फॉर्म्ड व्हेन आई जॉइन ऑल द हेड्स ऑफ फेजर्स। सारे फेजर्स के हेड को मैं अगर जोड़ दूंगा तो एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है। So this is the locus diagram of current when R is varied. Are you following? When R is varied. So this is the phasor diagram of current when R is varied. Are you following? तो अब मैं केस 2, यही है मेजर, ये समझ गए ना, तो बाकी चीजें सब समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं I want to move to change in Excel। तो अब क्या है एक्सेल, मतलब एक्सेल वेरिएबल और आर फिक्स्ड। अभी फिलहाल हम एक ही को फिक्स्ड मानते हैं, एक को वेरिएबल मानते हैं। दैट इज व्हाट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। दोनों वेरिएबल कर देंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ डायग्राम प्रॉपरली, बिकॉज एक वेरी करेगा दूसरा भी वेरी करेगा। इसकी वजह से कितना वेरिएशन, इसकी वजह से कितना वेरिएशन, ये दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें हम एक पैरामीटर को वेरी करके हम दिखाते हैं फेजर डायग्राम, लोकस डायग्राम। सो दिस इज लोकस, द पाथ टेकन बाय द करंट आफ्टर एवरी स्टेप। उन सब को जोड़ेंगे तो वो लोकस है। तो सेमी सर्कल यहां पर लोकस डायग्राम हुआ। ठीक है, यहां पर सेमी सर्कल लोकस डायग्राम हुआ। इसको चाहो तो मैं अब थोड़ा बड़ा बना सकता हूं। एक्सेल वेरिएबल का केस देखिए, केस 2 है। एक्सेल को वेरी करना है तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर एक्सेल
इज इक्वल टू 0, एक्सेल वेरिएबल में भी आप 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर सकते हैं, इज इट और नॉट? तो इफ एक्सेल इज इक्वल टू 0, z will be equal to r, and अभी भी z is minimum because r plus jxl में अगर मैंने एक चीज को हटा ही दिया तो r ही बचेगा, तो z is equal to r। और जब मैं xl को 0 से बढ़ाते जाऊंगा तो हमेशा z जो है r के आगे और बढ़ता जाएगा, तो z will keep increasing। एक्सेल को मैं 0 से इंक्रीज करता जाऊंगा तो z विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। तो z का जो मिनिमम आता है वो तब आता है जब एक्सेल इज इक्वल टू 0 है, और तब z इज इक्वल टू कितना हुआ? r हुआ। z इज मिनिमम व्हेन z इज इक्वल टू r। इफ z इज मिनिमम i इज मैक्सिमम, समझ गए? और इफ i इज मैक्सिमम तो कितना फेज एंगल में है? ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो i इज मैक्सिमम, ओके, बट फेज एंगल कितना होगा यहां पर? यहां पर इंपेडेंस क्या है देखिए, इस कंडीशन में इंपेडेंस इज इक्वल टू r। इफ इट इज प्योर रेजिस्टेंस देन फेज एंगल बिटवीन v एंड i इज इक्वल टू 0। सो मैं फेजर डायग्राम को ठीक से अब थोड़ा बड़ा बना के दिखाना चाहता हूं। यहां पर अगर ये v है तो I is maximum, तो I will be like this, ये I है, एंड ये कब की बात है? जब XL is equal to 0 है तब। XL is equal to 0 कंडीशन में मेरा I जो है V के बराबर फेज, सेम फेज में रहता है, फेज एंगल बिटवीन V एंड I is equal to 0 डिग्रीज, समझ गए? XL को 0 कर दिया तो ये मेरा I का फेजर हुआ। अब बाद में मैं क्या करूंगा? XL इज इक्वल टू XL1, मतलब आपने बढ़ा दिया XL को धीरे धीरे 0 से ऊपर बढ़ा दिया है, तो Z विल बी इक्वल टू R प्लस JXL1, तो थोड़ा Z भी बढ़ा, तो Z इज नॉट मिनिमम नाउ, Z इंक्रीजेस, है ना? Z इंक्रीजेस एंड I डिक्रीजेस। Z increases and I decreases, and phase angle अब की बार 0 नहीं रहेगा जैसे यहां पर 0 था, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ R था इंपेडेंस, लेकिन यहां पर R के साथ कुछ JXL1 भी है, XL1, तो डेफिनेटली फेज एंगल 0 नहीं होगा, 0 से बढ़ेगा, 0 से ऊपर बढ़ेगा, फेज एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0, ठीक है? तो R का, I का मैग्नीट्यूड कम हुआ और फेज एंगल आपका लैग होगा 0 डिग्रीज लैग, मतलब 0 से बढ़ेगा और वो लैग में जाएगा, क्योंकि लैग इसलिए है क्योंकि ये इंडक्टिव नेचर है, इसमें एक्सेल है। तो अब I जो है मेरा ऐसे आएगा, देखिए मैंने एक I ऐसे दिखाया, अब फिर XL इज इक्वल टू XL2, मतलब एक नया एक्सेल थोड़ा और बढ़ाया, तो Z जो है R प्लस JXL2 हो गया, और Z अब फिर से बढ़ा, Z इंक्रीजेस, I फिर से डिक्रीजेस, फेज एंगल डिक्रीजेस, सॉरी फेज एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट अब फिर दोबारा करंट मैग्नीट्यूड कम हुआ लेकिन फेज एंगल बढ़ा, तो मैं मैग्नीट्यूड को कम कर रहा हूं, फेज एंगल को बढ़ा रहा हूं, फिर मैग्नीट्यूड को कम कर रहा हूं, फेज एंगल को बढ़ा रहा हूं, फिर मैग्नीट्यूड को कम कर रहा हूं, फेज एंगल को बढ़ा रहा हूं, मैग्नीट्यूड को कम कर रहा हूं, फेज एंगल को बढ़ा रहा हूं, ऐसे लगातार मैग्नीट्यूड को कम करके 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 अगर मैं करूंगा तो फिर एक लास्ट में फिर फॉर एक्सेल इज इक्वल टू इंफिनिटी, भाई जब 0 से शुरू किया एक्सेल को तो इंफिनिटी तक तो जाएंगे ना, लिमिट तो वहीं तक है। तो इफ फॉर एक्सेल इज इक्वल टू इंफिनिटी, z इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड z इज प्योरली इंडक्टिव, क्योंकि इंफिनिटी के सामने मतलब एक्सेल के सामने r को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल इंफिनिटी हो गया तो r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो z विल बी नाउ इंडक्टिव इन नेचर विथ इंफिनिटी मैग्नीट्यूड। इफ z इज इंफिनिटी
then I will be 0 और मिनिमम। बताओ I का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो गया या 0 हो गया, और फेज एंगल कितना है 90 डिग्रीज लैग है। लेकिन जब I का मैग्नीट्यूड ही 0 है तो फेज एंगल से क्या मतलब है बेसिकली, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है तो क्या होगा, डॉट आएगा, जैसे अभी पहले दिखाया था ना, I का मैग्नीट्यूड 0 है तो डॉट, और फेज एंगल उसका हमने बता दिया कि 90 डिग्रीज लैग है। तो अब फिर दोबारा आपने एक्सएल इज इक्वल टू 0 से लेके एक्सएल इज इक्वल टू इंफिनिटी तक आपने फिर बिहेवियर पढ़ा है करंट का, 0 से लेकर इंफिनिटी तक करंट का बिहेवियर जो है, फिर से एक और सेमी सर्कल आया, ठीक है, एक और सेमी सर्कल, इन सबको जोड़ते जाएंगे तो एक और सेमी सर्कल आया, ठीक है। ये एक्सेल को वेरी करने की वजह से, ये एक्सेल को वेरी करने की वजह से, ठीक है। अब यहां तक हो गया तो एक और भी कर लेते हैं, एक्सी को भी हम वेरी कर लेते हैं। इसी डायग्राम में मैं दिखा दूंगा, मान लो कि यहां पर एक्सी है एक्सेल के बदले, ठीक है। जब आप एक्सएल के लिए पढ़ सकते हैं तो एक्सी भी पढ़ सकते हैं आराम से। अगर एक्सी है तो केस 3 हो गया, इसको एक्सी कर दो, एक्सी वेरिएबल आर फिक्स्ड, तो एक्सएल विल बी, एक्सी विल बी इक्वल टू 0, एक्सी विल बी इक्वल टू एक्सी1 और एक्सी विल बी इक्वल टू एक्सी2। एल के बदले में सी, मतलब आप कैपेसिटर की बात हो रही है, समझ गए आप लोग, समझ गए। तो ये भी XC2। So what happens when it is XC now? अगर XC है तो इसी में मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ये आपका इंडक्टेंस को वेरी करने की वजह से जो लोकस आया है वही है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ XC इज इक्वल टू 0, Z इज अगेन इक्वल टू R। अगर XC 0 है तो Z अभी भी R है, Z इज मिनिमम अभी भी, I इज मैक्सिमम अभी भी, फेज एंगल बिटवीन V एंड I अभी भी 0 है। तो इसके लिए भी, इस कंडीशन के लिए भी आपका I जो है ऐसे ही आएगा, फेज एंगल 0 आएगा, I मैक्सिमम आएगा, सब ठीक ठाक है। लेकिन जब XC को आपने 0 से एक स्टेप बढ़ाया XC1, तो Z इज इक्वल टू R प्लस जे XC1, Z इंक्रीज हुआ, Z बढ़ा आपने तो I डिक्रीज हुआ, ठीक है, मैग्नीट्यूड कम हुआ, फेज एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्रीज, बट दिस टाइम इट इज नॉट लैग, इट इज लीड, बिकॉज अभी कैपेसिटिव सर्किट की बात हो रही है। तो अब जो करंट आपका फेजर बनाएंगे आप ऊपर की तरफ बनाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो करंट का कम हो रहा है लेकिन फेज एंगल लीडिंग में गया है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस की वजह से। तो ऐसे ही आप अगर सेम स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे तो करंट कम होगा, फेज एंगल बढ़ेगा, 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 ऐसे लगातार। लास्ट एक पॉइंट आएगा जब सेम XC इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा। XC को भी तो आप इंफिनिटी करेंगे, बिकॉज यू स्टार्टेड इट फ्रॉम XC इज इक्वल टू 0 टू XC इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो व्हेन XC इज इक्वल टू इंफिनिटी, XC इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो R विल बी नेग्लेक्टेड, सो Z विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब कैपेसिटिव इनफाइनाइट होगा आपका, तो Z विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, जे XC इंफिनिटी हो जाएगा। तो उस समय आपका करंट 0 होगा तब भी, क्योंकि Z इज मैक्सिमम, Z इज मैक्सिमम, तो Z अगर मैक्सिमम हो गया तो करंट 0 हो गया। लेकिन अब सिर्फ चेंज ये आएगा कि फेज एंगल जो है फाई 90 डिग्रीज लैग नहीं, 90 डिग्रीज लीड होगा बस। लेकिन मैग्नीट्यूड क्योंकि 0 है तो अभी भी आपका पॉइंट वाला I ऐसे ही रहेगा। तो अब देखिए, मैं इसको अलग अलग दिखा भी सकता हूं, V I ये XC वेरिएबल
ठीक है। और ऐसे ही ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ का डिफरेंस है, देखिए ये फिर से आइए, ये एक्सएल वेरिएबल का है। दोनों को मैंने एक साथ एक डायग्राम में दिखा दिया क्योंकि आपको बस समझ में आ जाए और कुछ नहीं। इन दोनों को जोड़ के मैंने ये बनाया है, बस समझ गए? आर यू फॉलोइंग? दिस इज व्हाट हैपेंस इन। और आप चाहो तो जो फर्स्ट वाला डायग्राम था वो देखिए, V और ऐसे करके एक आया था ना R वेरिएबल में, तो एक आपका ऐसे आया है, याद है? ये क्या है? R वेरिएबल बट एक्सेल फिक्स्ड। यहां पर एक्सेल वाला सर्किट था, अगर इसी सर्किट में XC होता तो बस ये ऊपर आता और कुछ नहीं। यहां पर भी आई है, कम करो, तो ये भी R वेरिएबल XC फिक्स्ड है। यहां पर अगर R XC की बात हो रही है सर्किट, तो ये फिक्स्ड है। देखिए, दिस इज वन कॉम्बिनेशन, दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन। मतलब यहां पर मैंने R को वेरिएबल रखा और बाकी दोनों को फिक्स्ड रखा। यहां पर मैंने एक्सेल वेरिएबल, मतलब ये दोनों देखिए, एक्सेल वेरिएबल R फिक्स्ड, और यहां पर XC वेरिएबल R फिक्स्ड। तो देखिए ये चारों फेजर ये चारों लोकस डायग्राम्स है बेसिकली। ये चार अगर आ गए तो सब कुछ हो गया। लोकस डायग्राम में ये चार ही है मेन। करंट लोकस डायग्राम विथ R वेरिएबल XC फिक्स्ड, R वेरिएबल XL फिक्स्ड, विथ XC वेरिएबल R फिक्स्ड, XL वेरिएबल R फिक्स्ड। देखिए चारों फेजर डायग्राम्स आपके, चारों लोकस डायग्राम्स आपके हो गए। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कितने फेजर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बहुत सारे फेजर्स को कंबाइन करके आपने एक लोकस डायग्राम बनाया है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि लोकस डायग्राम इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेजर्स और फेजर डायग्राम्स। ओके, दिस इज ओके। सो दिस कंप्लीट्स लोकस डायग्राम्स। ये लोकस डायग्राम्स का टॉपिक आपका खत्म होता है। ठीक है, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम वो रेजोनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इसके ऊपर एक्चुअली प्रॉब्लम्स भी है, आप प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिए। जो प्रॉब्लम्स रह गए थे CT1 में नहीं आए थे, यूनिट 2 में, वो इस पर भी है, कुछ लोकस डायग्राम्स पर। आप ट्राई करिए, वैसे मैं भी आपको प्रॉब्लम्स समझा दूंगा एक क्लास में। थैंक यू।